गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, बीए पार्ट थर्ड ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए कल हमने चाइना के बारे में अध्ययन शुरू किया था और वहाँ के धरातल के बारे में, वहाँ के पठारों के बारे में, मैदानों के बारे में, पर्वत क्रम के बारे में कल हमने डिटेल में देखा था। उसकी स्थिति और विस्तार की चर्चा हमने की थी। आज हम चीन की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। चीन का अगर हम भूभाग देखें तो इसका लैंड एरिया बहुत बड़ा है। कल हमने देखा था, इसका क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था। पर यहाँ जो बहने वाली नदियाँ हैं वो बहुत लंबा रास्ता तय करती हैं और यहाँ के आर्थिक विकास में इन नदियों का योगदान बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ की मुख्य नदियों की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ पर 3 नदियाँ हैं, हुआंगहो, यांगत्से-कियांग और सीकियांग। और इनकी सहायक नदियाँ भी हैं जो कि उच्च पर्वतों से निकलकर पूरब की तरफ बहती हुई और प्रशांत महासागर की तरफ गिरती है, प्रशांत महासागर में गिरती है। यहाँ जब हम नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे हुआंगहो नदी की। ये हुआंगहो नदी जो है वो उत्तरी चीन में इसका स्थान है, उत्तरी चीन में ये बहती है और इसका रास्ता लगभग 4,845 किलोमीटर लंबा रास्ता ये तय करती है। बहुत बड़े भूभाग पे बहती है और इस नदी का जो बेसिन है वो चीन की कुल भूमि के लगभग 80% का भाग पर है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका विस्तार बहुत अधिक है। और ये नदी जो है ये क्यूनलून पर्वत पे जो तारिंगनोर और ओरिंगनोर झीलें हैं वहाँ से निकलती है। फिर ये कोनशू प्रांत में बहती हुई शेंसी, शांसी, होपे और इन प्रांतों से ये गुजरती हुई चीन सागर की चेहला खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करेंगे तो वीहो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो टंगवान में इस नदी से मिलती है। और हुआंगहो नदी लोअस के पठार से बहने के कारण यहाँ जो पीली मिट्टी है वो अपने साथ बहा ले जाती है, तो इसका कलर इस तरह का हो जाता है कि इसे पीली नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका मैदानी भाग जो है अगर हम उसको देखें तो वो कम ढालू है और समतल मैदान में बहती है। इसलिए क्या होता है कि इसका फ्लो इस प्रकार का होता है कि ये कई बार अपने मार्ग में परिवर्तन कर देती है। इसकी कुछ शाखाएं इस प्रकार की बन जाती है। इस नदी की विशेषता यह है कि इसमें बहुत अधिक बाढ़ें आती है और ये बाढ़ें बहुत भयंकर होती है और आसपास का जो क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, वो बिल्कुल पानी से भर जाता है या जलमग्न ये सारा क्षेत्र हो जाता है। और इसीलिए हम इसे चीन का शोक या सॉरो ऑफ चाइना भी कहते हैं, क्योंकि हर साल इससे बहुत बड़ी मात्रा में बर्बादी होती है, इसलिए इसे चीन का शोक कहा जाता है। अब इन्होंने क्या करा है कि इन बाढ़ों को रोकने के लिए ये नदी जो है इसके किनारों पर ऊंचे ऊंचे बांध बना दिए हैं। और इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि जब बाढ़ आती है तो बहुत सारी जो मिट्टी बिछा जाती है, तो ये भाग जो हैं ये बहुत उपजाऊ भागों में कंसिडर होते हैं। हम ये मानते हैं कि चीन के कृषि के लिए ये सबसे उपयुक्त क्षेत्र है और यहाँ की लगभग 40% जो एग्रीकल्चर है इस क्षेत्र में होती है और चीन का लगभग 30% पॉपुलेशन सेटलमेंट इसी नदी के बहाव क्षेत्र में, हुआंगहो नदी के बहाव क्षेत्र में पाया जाता है। फिर हम दूसरी नदी की बात करेंगे जो है यांगत्से-कियांग नदी। ये चीन के मध्य भाग में बहती है और लगभग 5,557 किलोमीटर बहती है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये तिब्बत के पठार से, जिसे एक तेंगला श्रेणी है, वहाँ से निकलती है। उसके बाद ये जेचुआन, युन्नान, हुपे, आइवे और इन प्रांतों में बहती हुई ये चीन सागर में मिल जाती है। ये जो नदी है ये चीन की सबसे बड़ी नदी है और इसका जो बेसिन है वो यहाँ के 20% लैंड एरिया पर फैला हुआ है और कृषि कार्य में
और समतल होने के कारण यहाँ पे परिवहन के साधन भी बहुत अधिक अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी हालत में अवेलेबल हैं। और यहाँ पर ये व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ पे नदियों के द्वारा भी ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता है। तो ये जो क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र यहाँ पर बहुत अच्छी इकोनॉमिक सेंटर्स के रूप में इस क्षेत्र को माना जाता है। तीसरी नदी जो एक चीन की बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है, दैट इज़ सीकियांग नदी। और हम अगर मैप में इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये चीन के दक्षिणी भाग में या दक्षिणी चीन में इसका फ्लो है, जो कि लगभग 2655 किलोमीटर लंबी है। और ये यूनान के पठार से निकलती है और क्यांसी और क्वांटलुंग प्रांतों में बहती हुई ये दक्षिणी चीन सागर जो है उसमें गिर जाती है। इस नदी की विशेषता ये है कि इसका जो अधिकांश फ्लो है वो पर्वतीय और पठारी क्षेत्र में है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसका इकोनॉमिक उसमें यूज़ नहीं हो पाता है। क्योंकि जैसे अगर मैदानी क्षेत्र होता है तो वहाँ उससे क्या फ़ायदा होता है, कृषि के लिए भी होता है, उद्योग धंधे भी स्थापित हो जाते हैं और समटाइम्स हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यातायात के साधनों के रूप में भी हम वहाँ पर उस नदी का उपयोग कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति नहीं है। फिर भी अगर हम चावल की कृषि के लिए की बात करें तो उसके लिए ये क्षेत्र सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पर भी पानी में कुछ क्षेत्र में यहाँ पे नावें चलाई जाती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पर कंपैरेटिवली मैदानी एरिया कम होने की वजह से उतना अधिक यहाँ पर बात काम नहीं हो पाता है। तो ये मेन 3 नदियाँ हैं चाइना की जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे यहाँ की जलवायु की स्थिति की। देखिए, अगर आप अपने सामने चीन का मैप खोल के देखें तो आप ये देखना कि समुद्र तट से लेकर ये एक आंतरिक महाद्वीपीय भाग है ये। और यहाँ की जो जलवायु है उसकी क्या विशेषता है, क्योंकि इसका लैंड एरिया का विस्तार बहुत अधिक है, तो यहाँ की जलवायु पर समुद्र का भी और महाद्वीपीय दोनों ही तरह के असर हमें यहाँ की जलवायु पर देखने को मिलते हैं। मोटे तौर पर यहाँ की जलवायु को हम मानसूनी जलवायु कहते हैं और कुछ क्षेत्र में यहाँ पर तिब्बत तुल्य जलवायु जो होती है उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ चीन की जलवायु में जो है वो मानसूनी हवाएं, चक्रवात, तूफान, ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। और यहाँ में जो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु है वो दोनों ही ऋतुएं स्पष्ट पाई जाती हैं। इनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, आप फिर इस अपने सामने मैप खोल के देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये चीज़। हमें ये पता है कि ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणें जो होती है वो कर्क रेखा पर लंबवत रूप से पड़ती है। उसका क्या रिजल्ट होता है कि एशिया का जो अधिकांश भाग है, महाद्वीपीय हिस्सा है, वहाँ पर तापमान बहुत हाई हो जाता है क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ पर लंबवत पड़ रही हैं। अब चीन की बात करें तो वहाँ पर भी इस समय बहुत ही भीषण गर्मी की स्थिति हमें देखने को मिलती है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ का जो औसत तापमान है वो लगभग 29 डिग्री सेंटीग्रेड्स के लगभग रहता है। और इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर अप्रैल से सितंबर में रहती है। आप अगर मानचित्र में देखेंगे तो यहाँ पर 20 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड्स तक की समताप रेखाएं आपको नज़र आ जाएंगी। उससे हमें अनुमान हो जाएगा कि किस प्रकार की यहाँ पे ग्रीष्म में दशाएं रहती है। अगर हम यहाँ के सबसे गर्म समय की बात करें तो यहाँ पर जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा तापमान होता है और तूफान नगर एक जगह है जहाँ पे तापमान 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी वहाँ पर होती होगी। अब यहाँ पर अगर इतना हाई टेम्परेचर होता है तो यहाँ पर प्रेशर लो हो जाता है, लू चलती है, हवाएं चलती है। उत्तर की ओर तापमान में थोड़ी कमी होती है और अगर हम बीजिंग के आसपास के क्षेत्र की बात करें तो तापमान 27 डिग्री के लगभग रहता है। हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं क्योंकि बिल्कुल क्लियर है कि समुद्र का तापमान उतना अधिक नहीं बढ़ पा रहा है। तो कंडीशंस क्या हो गई कि स्थल पर तो हो गया लो प्रेशर और समुद्र पर हो गया हाई प्रेशर। तो ऐसी स्थिति में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं। हमने भारत की जलवायु को भी
पढ़ते समय ये वाला सिस्टम जो है वो हमने यहाँ पर भी देखा था। अब हम बात करते हैं यहाँ की शीत ऋतु के बारे में। जब मध्य एशिया में जो गोबी के मरुस्थल का क्षेत्र है वहाँ पर हाई प्रेशर का एक बहुत बड़ा सेंटर स्थापित हो जाता है, केंद्र स्थापित हो जाता है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि वहाँ से शुष्क और ठंडी हवाएं समुद्र की तरफ चलती हैं। अब देखिए, समुद्र का तापमान उतना कम नहीं हो पाया और स्थल का तापमान जो है वो कम हो गया, क्योंकि अब यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि हवाओं की दिशा जो है वो बदल गई। अब हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलेंगी, और क्योंकि ये हवाएं बहुत ठंडे क्षेत्र से आ रही हैं तो डेफिनेटली ये हवाएं बहुत ठंडी होती हैं और उत्तरी और मध्य चीन में इनसे तापमान गिर जाता है। तो अगर हम उत्तरी चीन की बात करें तो यहाँ का तापमान -12 डिग्री तक गिर जाता है, और यहाँ का औसत तापमान जो अगर हम और नॉर्थ की बात करेंगे तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड्स तक गिर जाता है। और समस्त जो इसका उत्तरी और मध्य चीन का जो क्षेत्र है वो वहाँ पर पूरी बर्फीली अवस्थाएं हो जाती है, बर्फ़ में तब्दील हो जाता है, और उच्च पर्वतीय क्षेत्र में भी तापमान गिर जाता है। जहाँ पे तूफान की हम गर्मी में बात कर रहे थे, जहाँ 46 डिग्री टेम्परेचर तक पहुँच गया था, अब यहाँ पर विंटर्स में -10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ का हो जाता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीब करीब 56 डिग्री का वेरिएशन तापमान में होना कितनी यूनिक बात है। कुछ क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है, -40 तक भी टेम्परेचर हो जाता है। और मंचूरिया के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे मैप में, आप उस पर नज़र डालिए तो वहाँ पे -22 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हो जाता है। तो औसतन हम बात करें तो यहाँ पर तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो बड़ा यहाँ पर बहुत ही विकट शीत ऋतु पाई जाती है। फिर हम अगर वर्षा की बात करें तो जैसा कि हमने पहले देखा, हमने ये जान लिया कि यहाँ पर भी मानसूनी जलवायु ही पाई जाती है। तो यहाँ पे चीन में जो वर्षा होती है उसका लगभग 93% भाग ग्रीष्म ऋतु में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं। समुद्र पर बह के आने के कारण उसका क्या रिजल्ट रहता है कि वो अपने साथ पानी या नमी भरी हुई होती है, और जल से भरी हुई जब ये हवाएं चीन में प्रवेश करती हैं तो जहाँ पर भी उनके मार्ग में बाधा आती है अच्छी मात्रा में वो वर्षा करती हैं। यहाँ पर वर्षा का औसत 10 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर पाया जाता है। और सबसे अधिक बारिश की बात करें तो इसका एक मैप मैं आपको शेयर करूँगी, आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि जो दक्षिणी पूर्वी चीन है वहाँ पे सबसे अधिक बारिश होती है। और सीक्यांग नदी की जो घाटी वाला क्षेत्र है, अगर आप मानचित्र में देखेंगे तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा, और यूनान के पठार का जो ढाल वाला क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ जो औसत है वो 200 सेंटीमीटर के लगभग रहता है, पर कंपैरेटिवली उत्तरी भाग में वर्षा की मात्रा कम रहती है। मध्य चीन में जहाँ पर 75 सेंटीमीटर लगभग रहता है, उत्तर में ये औसतन 50-55 सेंटीमीटर तक ही रहता है। और शीत ऋतु में भी कुछ क्षेत्रों में रिट्रीटिंग मानसून से कुछ मात्रा में वर्षा होती है। अगर हम यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के तूफानों की बात करें तो जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर चक्रवातों का कई बार हमें बहुत असर दिखता है। तो ये यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में इन चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है, और ये बहुत तेज़ गति से चलते हैं। एक अंदाज के अनुसार, एक रिकॉर्ड के अनुसार 250 किलोमीटर्स प्रति घंटे की हवा स्पीड से यहाँ पर हवाएं चलती है, और इसके द्वारा जो तटीय भाग है वहाँ घनघोर वर्षा होती है। तो ये यहाँ की जलवायु में इन चक्रवातों का भी बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो चीन है वहाँ पर भी मानसूनी और तिब्बती जलवायु दोनों मिक्स रूप से पाई जाती हैं। वही सुस्पष्ट 3 ऋतुएं होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत ऊंचा चला जाता है, जबकि शीत ऋतु में माइनस में टेम्परेचर रहता है, और वर्षा जो है वो अधिकांशतः ग्रीष्म ऋतु में होती है,
क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से बह के हवाएं स्थल की तरफ आती है। इस कारण से ये हवाएं नमी से भरी हुई होती हैं और यहाँ पर अधिकांश वर्षा इन्हीं हवाओं के कारण होती है। तो इस प्रकार से ये चीन की जलवायु के बारे में हमने पढ़ा। इसका PDF और इसके मैप्स जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। जब भी आप इसको पढ़ें तो आप साथ के साथ मैप्स को भी डिस्कस करते चलिए, ताकि आपको सब चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी और आप आसानी से चीन की जलवायु को समझ पाएंगे। थैंक यू।